पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बहस होगी वो व्यक्तिगत होगी या संस्थागत ऊंचाइयां देने के लिए होगी। आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। यदि देश के प्रधानमंत्री इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम 2047 का विजन रखते हैं और आने वाले 5-7 सालों के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले 3 स्थानों पर होगी। जब उन्होंने ये बात कही थी तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन पता नहीं चला अभी पूरे 10 साल नहीं हुए हैं और हम 4थी अर्थव्यवस्था के पायदान को पार कर गए हैं। अभी 7 साल हमारे पास बाकी है। मुझे लगता है इस पर तो हर भारतीय को गर्व होगा। हम किसी हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यदि मध्य प्रदेश देश के अव्वल राज्यों में नहीं होगा तो शायद ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, मेरे भाषण करने का तरीका किसी को खुश करने का नहीं होता। मैं मध्य प्रदेश सुंदर राज्य, इससे कोई असहमत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के पास में संसाधन है, इससे कोई असहमत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सामने संभावना है, इससे कोई असहमत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के पास ये चीजें और भी जगह हो सकती है, लेकिन जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में सप्लाई चेन का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई हो सकता है तो मध्य प्रदेश हो सकता है। इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। और इससे बड़ी बात जो होती है, जो महामहिम ने अपने एक बिंदु में कही भी है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू था, शांति का टापू है और शांति का टापू रहेगा। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि आप अन्य राज्यों में जाइए, क्षमा करिए चाहे सरकार किसी की भी हो, क्या वहां नस्ली भेद नहीं है, क्या वहां भाषाई भेद नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसी धरती है जहां पर हर जाति धर्म का व्यक्ति अपनी आजादी के साथ रहता है, नौकरी करता है और उसके बाद उस पर कभी उंगलियां नहीं उठती। हम नौकरियों के सवाल को जब पैदा करते हैं और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो क्या बाकी राज्यों के मिसाल के तौर पर आप नहीं देखते, तुलना नहीं करते। और इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की छवि के अनुरूप, उसकी संभावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर हमें संकल्प दोहराना है, आलोचना हो सकती है। जब आप इस बात पर आलोचना करते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम कब लिया जा रहा है, 14 बार मुख्यमंत्री का नाम लिया है, 28 बार उनका नाम ले लिया। मैं आपसे विनम्रता के साथ कहता हूं, मैं देश केंद्रीय मंत्री रहा हूं। जब मिलिट्स की बात आती है, ये आंकड़ा मैं सिर्फ नए सदस्यों की जानकारी के लिए दे रहा हूं, वरिष्ठों से तो मैं सीखने के लिए आया हूं। लेकिन जो पहली बार चुनकर आए उनको पता होना चाहिए कि वो अन्न सीरियन जो दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन था, उसको गरीबों का खाना बनाने वाले कौन थे। रावत साहब, आप जहां से आते हैं, आप श्रीनगर के उस स्थान पर बैठे थे जहां सर्वाधिक उत्पादन होता था। इसे गरीब का खाना बताकर हमको दिशाहीन बनाने वाले लोग कौन थे, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया भारतीय खान पान, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय वेशभूषा, इन सबके तक भी अग्रसर हो रही है और आज पूरी दुनिया आपसे मिलिट्स मांग रही है। आज भी दुनिया में 40% सीरियन पैदा करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। और उसमें जो आपका स्थान है मध्य प्रदेश का, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर। पूरी दुनिया आपसे मांग रही है और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें एक बार पलट कर देखना होगा। गलतियां हमने कर ली, इसलिए उसको चलने देंगे। मुझे लगता है अध्यक्ष जी, इस बारे पर सदन में विचार होना चाहिए। मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, हम साथ पढ़ते थे, उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें मैंने सदन में, लोकसभा में भी उनकी बातों का उल्लेख किया। उसमें एक बात लिखी थी, पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब नहीं देने पड़ते, लेकिन जब मैं भाषण सुनता हूं तो हम उन्हीं बातों का उल्लेख करते हैं और जवाब मांगते रहते हैं। हम नई दिशा में आगे बढ़ने की बात करें, आगे चले तो कहीं जाकर लगेगा कि नहीं, हम ठीक तरीके से आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहानी किसी की आलोचना के लिए नहीं, लेकिन जो हम बारीकियां जो हम कई बार छोड़ देते हैं उसके लिए। अध्यक्ष जी, ये महाभारत की सत्य कथा है कि जब सारा संवाद हो गया, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, कृष्ण ने उनको तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन तैयार हुए और सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जो वृक्ष दिख रहा है वहां जाना, वहां पर एक घोंसले में 4 अंडे रखे हैं एक पक्षी के, उसको निकालना और इतनी दूर रखकर आना जहां पर युद्ध कितना ही भीषण हो, उसका ताप इन अंडों पर पड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन
उद्वेलित हो गए, क्रोधित हो गए कि जब मैं आपसे कह रहा था कि युद्ध में लाखों लोग मरेंगे, परिजन समाप्त होंगे, तब तो आपने मुझे युद्ध के लिए तत्पर किया। लेकिन आज आपको पक्षी के अंडे दिख रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि आप उसको दूर रखकर आइए। तब कृष्ण ने जो बात कही थी वो हम सबके लिए मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि जो युद्ध के लिए तत्पर है उनके मरने और उनके जीने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिसका युद्ध से सरोकार ना हो, अगर उसका नुकसान होता है तो ये हिंसा है। हिंसा और अहिंसा के बीच का ये फर्क सिर्फ इसी बात से तय होता है। अध्यक्ष महोदय, हम विरोधी है, हम विरोध के पक्ष में बैठे हैं, आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन व्यवधान करना और किसी भी हद पर चुटकी लेना, ये दोनों में अंतर है। चुटकी स्वीकार है और चुटकी इतनी भारी पड़ती है कि शायद गालियों से भी ज्यादा असर करती है। वो दोनों को करती है, करने वाले को भी करती है, सुनने वाले को भी करती है, और पूरे सदन पर उसका असर होता है। और इसलिए आज हम इस बात का जरूर, मेरी अपेक्षा तो यही है कि हम संवाद को बेहतर बनाएं। आलोचना सुनने की हमें भी हिम्मत होनी चाहिए, और आलोचना करने की आपकी जितनी धार होगी वो सरकार को और इस राज्य के विकास को दोनों को मदद करेगी, ये बात आप मानकर चलना। और इसके कई फर्क करना है तो हम ये कर सकते हैं कि अहंकार और स्वाभिमान के बीच के फर्क को हमें तय करना होगा, प्रेम और वासना के बीच के अंतर को तय करना होगा, ममता और मोह के बीच के अंतर को तय करना होगा, न्याय और अन्याय के बीच की रेखा बहुत बारीक है, विरोध और समर्थन के बीच के अंतर को फर्क करना होगा।